पति का साथ निभाता चला गया। मैं अनीता हीरामन गवई। भोपाल वासी हमें गवली नाम से जानते हैं। मेरी जिंदगी बहुजन महिलाओं की तरह संघर्ष भरी रही। आज मैं जो हूँ वह पति का साथ और आत्मविश्वास के कारण हूँ। मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों में मेरा आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में वह और बढ़ा। मैंने मुड़कर कभी नहीं देखा। मैं शिक्षित नहीं हूँ। गांव देहात में मेरा बचपन बीता। मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मेरे परिवार में 2 सिस्टर मेरी और है, मेरे 2 ब्रदर है और मेरे पापा का नाम दौलत राव सदाशिव इंगळे है और हम महाराष्ट्र बुल्ढाना जिले के रहने वाले हैं। और मेरी 2 सिस्टर जो है, एक ने तो एमए किया हुआ है और मेरे जो ब्रदर है उनने एमडीए किया है और मेरी जो बीच वाली सिस्टर है उनने भी अच्छा पढ़ाई लिखाई करी। और हालांकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा है मैंने कुछ परिस्थिति के कारण। बचपन से मैं जिद्दी थी, शिक्षित नहीं थी, लेकिन काम वह चाहे खेती का हो चाहे घर का, उसमें रुचि लेकर करती। मेरी मेहनत पर मुझे भरोसा था। मैं बड़ी हो चुकी थी। मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे। मेरी शादी कराना चाहते थे। हमारा शादी 84 में हुआ था। इनके हीरामन जी के साथ हुआ था। इनके यहाँ जब रिश्ता मेरे आया था तो मेरे पापा इनके यहाँ रिश्ते करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इनका परिस्थिति बहुत नाजुक और बहुत खराब था। मेरा परिवार थोड़ा अच्छा था, लेकिन फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते कि जो ऊपर वाला खुद बनाता है, तो उस वजह से मेरा रिश्ता इनके साथ तो जुड़ गया। मेरे पति का परिवार गरीब था। विदर्भ में खासकर अकोला, अमरावती, वाशिम और बुल्ढाना, इन जिलों की खेती बारिश के पानी पर निर्भर रहती है। बारिश हुई तो अच्छी फसल, नहीं तो भूखे रहने की नौबत आती है। पति के घर वालों ने मानो गरीबी बांध कर रखी थी। आखिर वो भी क्या करते? खेत में मजदूरी करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जब पूना में रहने के लिए गए तो इनके यहाँ का हालत मैंने देखा, तो जो छत थी वो सर में लगती थी, तो उसमें ऐसे कील लगे हुए थे बांस में। वो कील लग के मेरे सर में पूरे दुख हो गए थे, घाव हो गए थे। जब घाव हो गए थे उसके बाद भी मैंने मतलब संघर्ष करने का सोचा कि नहीं, मैं इनका पूरा साथ दूंगी, इनके साथ अच्छे से रहूंगी। हम पति पत्नी पूना में चुपचाप नहीं बैठे। हमने जो मिला वह काम किया। काम करने की कभी शर्म नहीं आई। मार्केट में मेरे पति ने चप्पल का ठेला लगाया। घर में खाने वालों की संख्या बढ़ी। हमें 3 बच्चे पालना मुश्किल हो रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें कोई सफलता नहीं मिली। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। तो मैं इनके साथ मार्केट में बैठने लगी, इनके हाथ बांटने लगी। तो इनके हाथ बांटते बांटते मेरा भी मतलब 1 से पहले 2 ठेले हम लोगों ने कर लिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लेकिन चाहे जितना भी बढ़ने की हमने कोशिश करी, लेकिन हमें सफलता नहीं मिली उस जगह पर, पूना शहर में, क्योंकि मार्केटिंग इतना अच्छा नहीं था वहाँ पे। उसके बाद हमने निर्णय कर लिया कि यहाँ से हमको निकलना चाहिए, कि यहाँ अच्छा नहीं होगा हमारा। फिर हम वहाँ पूना छोड़ के 93 में भोपाल आ गए। भोपाल आने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करा, मेरे मिस्टर ने भी बहुत संघर्ष करा। 10 रुपए के करवंदे लाते थे, सर में डलिया में रख के बेचते थे। उसके बाद मैंने कई पहचान नहीं थी, तो हम लोगों को कोई काम भी नहीं देता था। तो एक जगह तो इन्होंने ऐसा रोया कि सिर्फ कहीं गए काम मांगने, तो उन्होंने बोला कि कोई रिश्तेदारी होगी आपकी तो पहचान दिलाओ तो हम काम देंगे। मेरे पति संघर्षशील व्यक्ति है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी।
बचपन से वे गरीबी का सामना करते आए हैं। संघर्ष संघर्ष और केवल संघर्ष से भरा उनका जीवन है। वे आशावादी है, सकारात्मक सोच रखते हैं। मेरे पति बहुत मेहनती है, वे भी मेरी तरह अशिक्षित है। हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला। तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है। हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो। जीना है तो रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसे चाहिए, और पैसे बगैर कमाई के नहीं आते। यह सीधा और साधा हमारे जीवन का सिद्धांत हमने सीखा है। उसके लिए हमने मेहनत की। सन 77 से पूना चले गया। पूना में फिर मैं माँ बाप के साथ कुछ काम करने लगा। कभी सब्जी बेचता था, कभी हर माल का ठेला लगाता था। जब भूख लगती थी तो रस्सी पेट में बांध देते थे। रस्सी बांध के कुछ नजर नहीं आता था, सिर्फ मेरे बच्चे भूखे रहते थे, ये नजर आता था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। कभी सब्जी बेचता था, कभी हर माल का ठेला लगाता था। जब भूख लगती थी तो रस्सी पेट में बांध देते थे। रस्सी बांध के कभी मैंने होटल में भी काम करा। ऐसे से 10-15 साल 10 साल निकल गए। इसके बाद भी मैंने और मेरे वाइफ ने बहुत कष्ट करे, फिर भी हम लोग सफल नहीं हो पाए पूना में। मेरे पति ने काफी संघर्ष किया। वे गरीबी का जीना नहीं चाहते थे। गांव में जैसी परिस्थिति थी, पूना में भी वैसी ही रही। कुछ बदलाव नहीं हुआ। हम दोनों रात भर सोते नहीं थे। गरीबी के कारण हमारी नींद उड़ गई थी। आखिर हमने पूना छोड़ने का निर्णय लिया। जब हम 93 में भोपाल आए तो कुछ पैसे थे मेरे पास और 3 बच्चे, मेरी वाइफ, हम लोग भोपाल आए। भोपाल आने के बाद फिर से मैंने यहाँ पर वही कंडीशन शुरू करी। जो पैसा था उसमें हमने अपना एक झोपड़ा बना लिया। यहाँ पर कुछ पैसे बचे थे, 50-60 रुपए, 100 रुपए समझो, उसमें हमने अपनी गृहस्थी शुरू करी। 10 रुपए के करौंदे लाते थे, सर में डलिया में रख के बेचते थे। रोज 50-60 रुपए, 10 रुपए जो भी मिलते थे, शाम को रोज सवेरे 5 बजे उठकर मंडी जाता था। कौन सा आदमी सस्ता माल देता है उसके पास ढूंढकर वो माल लेकर खरीद कर डलिया सर पर लेकर घूमता था। इस मनुष्य रूपी सागर में हम दोनों पति पत्नी गोते लगाकर काम ढूंढने लगे। मोती के बदले पत्थर मिले। काम आसान नहीं था। चलते घूमते लोग आंखों में अंधेरा आने के कारण पुतले नजर आने लगे। हाँ, बेजान पुतले जिनमें कोई जान नहीं थी। ना काम मिलता था, ना कोई सहारा। हम बेसहारा बनते इस विशाल शहर में। एक दिल में छुपी बात कहती हूँ। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, एक सबसे छोटा वाला बेटा था मेरा, 3 साल का, बोतल से दूध पीता था। उसके लिए दूध लाने तक का पैसा नहीं था मेरे पास, तो बड़े मुश्किल से मैंने 1.25 रुपए का एक पैकेट दूध का लाया और मेरे बच्चे को गर्म करने, वो दूध गर्म करने के लिए भी आँच नहीं थी मेरे पास, गैस वगैरह कुछ भी नहीं था, चूल्हा नहीं था। मैंने वो ठंडा दूध मेरे बच्चों को पिला दिया। अभी समस्याओं ने हमें पूरा घेर लिया था। रोटी, कपड़ा, मकान के लिए हमारा संघर्ष जारी था, लेकिन दूध पीते बच्चे ये कैसे समझे? परिस्थिति का असर उन पर पड़ने लगा। वे भी इस गरीबी के चपेट में आ गए। मेरी बेटी थी एक 6-7 साल की, वो बीमार हो गई। ऐसी बीमार हो गई तो जो हमारे रिश्तेदार थे उन लोगों ने हमें अस्पताल तक के नहीं दिखाया। वो इसलिए नहीं दिखाया कि अगर उनको अस्पताल दिखाएंगे तो पैसा भी हमको देना पड़ेगा डॉक्टर का,
इस वजह से उन्होंने भी हमें इनकार कर दिया। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। वैसे तो मैं स्वाभिमानी हूँ, बहुत स्वाभिमानी, किंतु कहते हैं ना, मरता क्या क्या नहीं करता। यह कहावत शायद मेरे लिए ही बनाई है। मेरे बच्चों के खातिर मैं कितनी भी मेहनत करना चाहती थी। मेरी वाइफ किसी के यहाँ किसी की पहचान की वजह से किसी बंगले में काम पे लग गई, तो बंगले में सारा काम करती थी वो। उनने बोला कि हाँ मैं आपसे तो सिर्फ खाना बनवाऊंगी। धीरे धीरे उनने क्या करा कि कपड़े वाला बंद कर दिया, बाकी प्रेस वाला बंद कर दिया, बाकी सारे लोग काम के बंद कर दिए। धीरे धीरे मुझसे उन्होंने सीट तक साफ, बाथरूम साफ करवाना शुरू कर दिया। मतलब फिर भी मैं करती रही क्यों, तो मेरी मजबूरी थी। मेरे बच्चे भूखे थे, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता था, सिर्फ मेरे बच्चे भूखे रहते थे ये नजर आता था। घर से सुबह पति पत्नी काम के लिए बाहर निकलते थे, अर्थात हमारे पेट में पानी के सिवा कुछ नहीं रहता था। शाम को कुछ खाना मिलेगा, इस आशा ने हमें मजबूर किया था। मैं बच्चों के प्रति चिंतित रहती थी। आखिर मैं उनकी माँ थी। मेरे दिल के टुकड़ों को लावारिस छोड़कर मैं काम पर जाती थी। मेरी नजर उन पर ही रहती थी, जैसे आकाश में उड़ते पंछी की नजर अपने बच्चों पर होती है। मैं अपने बच्चे छोड़ के उनके यहाँ सुबह 6 बजे ड्यूटी पे जाती थी और मेरे बच्चे किसी और के हाथ से चोटी करके खाना लेके स्कूल जाते थे। उस समय ऐसा परिस्थिति था कि मैं 2 रुपए का दूध नहीं ला पाती थी बच्चों के लिए। मेरे गैस नहीं रहती थी, तो सुबह 4 बजे उठ के रोटी, बिना तेल की रोटी बनाती थी मेरे बच्चों को, काली चाय बना के, और मैं रोटी बच्चे खा के मेरे स्कूल जाते थे। उसके बाद उनके पास बस्ते नहीं रहते थे, तो 2 रुपए का झोला आता था, वो झोले में मेरे बच्चे बस्ता रख के अपना स्कूल निकल जाते थे। बड़े मुश्किलों से हमने बच्चों को पढ़ाया। गरीबी का नाम लेते ही उनका शरीर कांप उठता, बच्चों के लिए दिल पिघलता। किसी ने अगर कुछ खाने को दिया तो वो घर लेकर आते थे अपने बच्चों के लिए। हमें अब ज्यादा पैसों की जरूरत होने लगी, इसके लिए काम भी दुगना करना पड़ा। बच्चों के शिक्षा, खाना और कपड़ों के लिए काम करना अनिवार्य हुआ। मैं दिन भर काम करने लगी। घर काम करने वाली महिलाओं के प्रति घर मालिकों का रवैया मानवता की भावनाओं से नहीं होता। कुछ अपवाद हो सकते हैं, वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं, किंतु मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। मैडम बोलती थी कहा आपका 6 घंटे का ड्यूटी, 8 घंटे का ड्यूटी, लेकिन मुझसे 12 घंटे ड्यूटी लिया जाती थी। घर से टिफिन नहीं लेके जाने देती थी वो मैडम, इसलिए नहीं लेके जाने देती थी, उनको ऐसा लगता था कि मैं कहीं चोरी करके टिफिन में कुछ लेकर जाऊंगी। इस वजह से मुझे घर से टिफिन नहीं लेके जाने देते थे वहाँ पे। जब उनका बचा कुचा खाना मुझे दिया जाता था, जब मुझे कभी अच्छा लगा तो मैं खा लेती थी। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। हम नेक थे और मेहनती। आखिर हमें सफलता का रास्ता मिला, किंतु आसान नहीं था। हम दोनों मेहनत करने के लिए तैयार थे। मेरे बगल में एक महिला रहती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ काम करोगे क्या? तो मैंने बोला हाँ बताइए। कि चाहे वो गरीब हो, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मेरे बगल में एक महिला रहती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ काम करोगे क्या? तो मैंने बोला हाँ बताइए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ एक कमेटी हॉल में सॉफ्ट टॉयज का काम चालू होता है। अब ये जानते नहीं थे कि सॉफ्ट टॉयज होता क्या है। अब सॉफ्ट टॉयज क्या होता है, तो उसके बाद हम गए, उनके साथ देखा तो वहाँ टॉयज सिखा रहे थे, टेडी बेयर सिखा रहे थे। तो हमने सीखा, वो टेडी बेयर सिखाते सिखाते तो मैंने सीखते ही काम चालू कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। अच्छा बेचना शुरू कर दिया तो मैं हाथ से सुई धागे से सील देती थी। हाथ से सुई धागे से सिलते सिलते सिलूंगी कितना, मेरे हाथ सूज जाते थे। हाथ से सिलते सिलते वो हाथ फूलते थे। रात को 12 बजे 1 बजे जब देखे जब वो सिलती थी, फिर हमारे बच्चे भी सिलने लगे, मैं भी करने लगा। तो करते करते फिर हमने एक से दो बाइयाँ जोड़ी, 2 से 3 जोड़ी। इस काम से हमारी उम्मीद बढ़ गई। हम रात दिन काम करते रहे। अब घर में स्वतंत्र रूप से भी काम करने लगे, लेकिन
काम करने का मजा आने लगा। इस धंधे के हम खुद चालक और मालिक थे। मशीन लेने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था तो उन्होंने हमको अपने एक किस्त पे मशीन दिलवाई अपने गारंटी पे। उसके बाद हम लोगों ने 1 से भले 2, 2 से भले 3 लोग ऐसे करके महिलाएं मेरी जोड़ी। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हमने तो हारी बाजी जीती है। हम मानते हैं हमें मौका मिला, लेकिन ढूंढने से ही मिलता है। बस आपके पास लगन और आत्मविश्वास चाहिए। 52 की एज में भी मैं आज 18 से 20 घंटे का काम वर्क करती हूँ, और मैं कोई भी महिला को यही कहूँगी कि इतना वर्क अगर कोई भी करेगा तो कोई भी अगर आगे चलता है तो उसको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। जो भी काम करती है, नई डिजाइन बनाती है, हर चीज घर में खुद ही रात बैठ कर करती है। अभी इस काम में मेरा लड़का विशाल हमें सहयोग दे रहा है। बचपन में उसने जो देखा उसे वह अभी भी भूला नहीं। अब विशाल बड़ा हुआ है और समझदार भी। जब हम भोपाल आए थे आज से 18 साल पहले, तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक झुग्गी होती थी, जब लोग झुग्गी बोलते थे उसको, पन्नी वाली। और फिर मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है उसमें, लोगों के यहाँ बर्तन मांडे करे, और आज हमारे पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और बस मैं आज की जनरेशन से ये बोलना चाहता हूँ कि चाहे वो गरीब हो, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत। अच्छी मेहनत लगन से काम किया, जिससे आज इनका अच्छा काम चल रहा है, और इसके साथ साथ कई महिलाएं जिनको एक रोज़गार मिला है, जिससे और वो लोग भी अच्छे से बल फूल रहे हैं। और काफ़ी मेहनत करके इन्होंने अपने काम को काफ़ी आगे बढ़ा ले गए हैं। आज इसकी काफ़ी मांग है, नई चीज़ें इन्होंने अपनी तरफ से और मेहनत करके उसको किया है। आज इनकी मेहनत की वजह से आज ये सफल हैं। हम यहाँ से इन्हीं से माल लेते हैं, और ये हमें क्रेडिट पे माल देते हैं। इनका माल अच्छा है, पूरे मध्य प्रदेश में इनके जैसा माल कोई नहीं बना सकता। पूरी वैरायटी हमें एक ही जगह मिल जाती है, और हमें कहीं इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता। और मध्य प्रदेश में पूरा इनका मैन्युफैक्चर फैक्ट्री चल रही है, पूरा माल इनका जाता है। इसके अलावा भी और लोगों की सहायता करते हैं। ये कोई परेशान हाल आ जाए, कोई परेशानी किसी को पड़ जाए, तो उसमें आधी रात को खड़े हो जाते हैं। कभी अपना ये समझते हैं हम बड़े आदमी हैं, कुछ हैं, भेदभाव नहीं समझते किसी में, न जाति बात समझते, हर तरह से हर पब्लिक का, हर किसी का साथ देते हैं। ये महिला शिक्षित हो चाहे अशिक्षित, पति ने उसे निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करना चाहिए। महिला समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह देश जिसे मातृसत्ताक व्यवस्था कहा जाता था, आज सिर्फ यह एक नारा बनकर रह गया। भोपाल के मुख्यमंत्री ने सम्मान करना तो था हमारी वाइफ का, लेकिन वाइफ नहीं होने के कारण हमारा किया गया। जैसे अपने माँ बाप को जितना सम्मान देते हैं अपन, जितना हम लोग खुद चाहते हैं कि दीदी को भी हम इतना मान सम्मान दे, और हम भी दीदी के जैसे आगे बढ़े और बहुत मेहनत करें। और दीदी ने जितने मतलब कठिन के दिन निकाले, वैसे हम भी गुजरना चाहते हैं, और हम भी जैसे दीदी जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। दीदी का अच्छा व्यवहार है, इसकी वजह से हम लोग काम कर पाते हैं। वैसे हमें काम कहाँ मिल पाता, नहीं तो घर बैठे ही काम कर पाए हम लोग। घर पे इन्हीं का ले जाकर सिलाई करते हैं, बाकी हाँ बच्चे संभालते हैं। बराबर पैसा पेमेंट तो बराबर मिल जाता है हर महीने, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा काम मिलता है, सैलरी भी अच्छी मिलती है, और मैं यहाँ हमेशा काम करना चाहती हूँ। मेरे को यहाँ काम करते करते 8-10 साल हो रहे। सैलरी भी अच्छी है, और दीदी का नेचर भी अच्छा है, और कोई भी ऐसी मदद की ज़रूरत पड़ती तो दीदी सबसे आगे हो जाती मदद के लिए। उनका हमें अच्छा सहयोग मिलता है। ये हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। इन्हें हमें घर, पैसा, हर काम के लिए सपोर्ट करते हैं। हम इनके आभारी हैं, इन्हें जो हमें काम सिखा रहे हैं। हम मानते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन इस काम में हमें ऐसे रिश्तेदार मिले जो खून से बढ़कर है। उन्होंने हमें साथ सहयोग दिया। अब यहाँ टेडी का मतलब वो सिखाने का चल रहा था। इन्होंने बड़े इच्छा अनुसार सीखा, और सीखने के बाद मतलब बहुत अच्छी तरह से इन्हें उसको लिया कि हाँ मुझे कुछ करना ही है। और इन्हें आगे चल के इतने अच्छे सक्सेस हुए कि आज देखिए इतना बड़ा ये हो गया, इनके साथ में इतना किए हैं। और ऐसा नहीं है
कि हम एक महिला ही कर सकती है, इसमें पति का सहयोग बहुत बहुत जरूरी है। तो वो दोनों का ही सहयोग मिलने से ये आज इतने अच्छे हुए। हाँ, हमारी समिति का काम रोशन कर दिया इन्होंने। आज हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। रोहिणी सॉफ्ट टॉयज कंपनी के नाम से हम बेच रहे हैं। दिल्ली से खरीदते हैं रॉ मटेरियल, और आजकल तो बाहर से भी आता है, बॉम्बे से, दिल्ली से, लुधियाना, ये सब चीज़ें सब जगहों से आता है। उसको खरीद कर हम लोग रॉ मटेरियल का टेडी बेयर बनाते हैं और मार्केट में अब सभी जगह हम लोग दे रहे हैं। नागपुर में है, महाराष्ट्र में बहुत सी जगहों पे हमारा माल है। हम फुले अम्बेडकरवादी लोग हैं। हमारे रगों में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है। अभी भी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनका उत्थान करने के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए। जैसे बाबा साहब ने सबने संघर्ष करा समाज के लिए, जो लिखे पढ़े लोग हैं उनने सब ये समाज पे ध्यान देना चाहिए। जो अनाड़ी लोग हैं उनको कहना चाहिए कि भाई अपने समाज पे ध्यान दो, और जो हो सके उतना समाज को मदद करना चाहिए।